मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस ऑफ करेक्टर पर चर्चा कर रहा हूँ। शील का साक्ष्य इस अधिनियम की धारा 52 से लेकर 55 तक में वर्णित किया गया है और इसे सिविल मामले और आपराधिक मामले दोनों में अलग अलग तरह से सुसंगत करने के प्रावधान बताए गए हैं। जब भी हम शील की बात करते हैं तो इसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी चरित्र के नाम से संबोधित किया हुआ है। हमारा चरित्र जो है वह कई विषयों पर निर्भर करता है और कई चीज़ों का समामेलन जो है इसमें होता है, जिसमें व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति के संस्कार, भौतिक वातावरण, आदत एवं संगति, ये सभी सामूहिक रूप में चरित्र का निर्माण करती हैं। इसलिए चरित्र को व्यक्ति की विशेषताओं का समूह कहा जाता है। चरित्र के साथ साथ इस अधिनियम में ख्याति और स्वभाव दो चीज़ों का वर्णन भी किया गया है। ख्याति की यदि हम बात करें तो यह जो है अन्य व्यक्तियों की जो राय होती है, किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्य व्यक्तियों के जो विचार होते हैं व्यक्ति के लिए, उन्हें हम ख्याति के रूप में देखते हैं। और स्वभाव जो है वह व्यक्तिगत होता है। जो व्यक्ति के आचरण हैं, व्यक्ति की आदतें हैं, वे स्वभाव में काउंट जो है वो की जाती हैं। धारा 52 में प्रथम तरह का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें यह वर्णित है कि सिविल मामलों में पक्षकार का शील विसंगत होता है। एक विधिज्ञ विगमोर ने भी ये वर्णित किया है कि न्यायालय का कार्य मामले का परीक्षण करना होता है, न कि व्यक्तियों का परीक्षण करना। इसलिए व्यक्ति के या पक्षकार के शील को, चरित्र को न देखा जाकर सिविल मामलों में उसके गुणावगुण के आधार पर न्यायालय निर्णय जो है वो देता है। किंतु इस नियम के दो अपवाद भी हैं जो धारा 52 में वर्णित हैं कि यदि शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट हो रहा है तो वह सिविल मामलों में भी सुसंगत होता है। और धारा 55 में यह वर्णित है कि यदि शील नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालने वाला है तो वह सुसंगत माना जाएगा सिविल मामलों में भी। अन्यथा सुसंगत से अर्थ यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं कि जैसे विवाह विच्छेद का कोई मसला चल रहा हो और व्यक्ति के द्वारा की गई क्रूरता आदि के आधार पर विवाद चल रहा है, तो क्रूरता के वाद में व्यक्ति के आचरण, आदत अर्थात चरित्रशील का ही साक्ष्य जो है स्वतः सुसंगत जो है वह हो जाता है। इसी तरह सिविल मामलों में जहाँ नुकसानी की रकम निर्धारण करना हो तो वहाँ पर भी न्यायालय उस पक्षकार का समाज में स्थान, स्थिति को ध्यान में रखकर
रकम जो है वह निर्धारित करता है मानहानि आदि के मामलों में। तो सामान्यतः सिविल मामलों में पक्षकार का सील विसंगत होता है, किंतु यदि वे अन्यथा सुसंगत हो या नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालने वाला हो तो उसे सुसंगत माना जा सकता है। इसी तरह दूसरे सिद्धांत की यदि हम बात करें तो दांडिक मामलों में अभियुक्त का अच्छा सील जो है वह सुसंगत होता है। यह धारा 53 जो है वो प्रावधान करती है। हबीब बनाम हैदराबाद स्टेट का 1954 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का चरित्र बहुधा उसके आचरण को स्पष्ट करने में तथा उसके निर्दोष होने के विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह अदा करता है। तो अभियुक्त का अच्छा शील जो है वह आपराधिक मामलों में हमेशा सुसंगत होता है। इसका उलट अर्थ यदि हम देखें तो दांडिक मामलों में अभियुक्त के बुरे आचरण का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता, यह सामान्य नियम बनता है, किंतु इसके भी 3 अपवाद हैं। जहां अभियुक्त दांडिक कार्यवाही में अपने अच्छे शील का साक्ष्य देता है तो दूसरे पक्षकार को उसके बुरे शील का साक्ष्य देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात अच्छे शील के उत्तर में अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य दिया जा सकता है। यह धारा 54 में वर्णित किया गया है। इसी तरह धारा 53 क में यह वर्णित किया गया है कि यदि भारतीय दंड संहिता के 376, 354, 354 क, ख, ग, घ और 376 के क से लेकर र तक के किसी अभियोजन में पीड़िता के शील का साक्ष्य जो है वह सुसंगत नहीं माना जाएगा। यह जो संशोधन किया गया वह 2013 में किया गया था। इसी तरह यदि हम देखें तो धारा 54 का पहला स्पष्टीकरण यह वर्णित करता है कि जहां अभियुक्त का शील स्वयं विवादक है वहां अभियुक्त के अच्छे शील का साक्ष्य दिए बिना भी अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य अभियोजन पक्षकार दे सकता है। और स्पष्टीकरण 2 यह निर्धारित करता है कि पूर्व दोष सिद्धि जो है वह अभियुक्त के बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत मानी जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो साक्षी या जो व्यक्ति न्यायालय में आकर अपने बयान पक्षकारों की ओर से दर्ज कराते हैं गवाह के रूप में, उनके शील के साक्ष्य के बारे में सुसंगति या विसंगति की यदि हम बात करें तो उनके प्रावधान इस अधिनियम के धारा 138, धारा 140, धारा 145, 46, 47, 48 और धारा 153, 54, 55 में वर्णित किए गए हैं, जिन पर हम आगामी वीडियो में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि आपसे वाद के पक्षकारों के शील का साक्ष्य के बारे में प्रश्न किया जाए तो आपको धारा 52 से लेकर 55 तक के प्रावधान का उल्लेख करना है। और अगर साक्षी या गवाह के शील के साक्ष्य के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो धारा 138 से 140, 145 से 148 और 153 से 155 में वर्णित प्रावधानों
का जिक्र करना चाहिए। यदि हम केस लॉ की बात करें तो भगवान स्वरूप बनाम महाराष्ट्र स्टेट का एक केस है 1965 का उच्चतम न्यायालय का, जिसमें शील के साक्ष्य की प्रकृति या महत्व के बारे में निर्णय दिया गया था और जिसमें तय किया गया था कि प्रत्यक्ष साक्ष्य की तुलना में शील का साक्ष्य कमजोर साक्ष्य होता है और शील का साक्ष्य दिए जाने के दौरान यदि तनिक भी संदेह न्यायालय को प्रतीत हो जाए तो अभियुक्त के पक्ष में न्यायालय एक तरह से उपधारणा जो है वो कर लेता है। इसलिए पक्षकार के शील का साक्ष्य हो चाहे साक्षी के शील का साक्ष्य हो, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रूप में वह साक्ष्य जो है वह दिया जाना चाहिए, अन्यथा उनके पक्ष में न्यायालय की छवि जो है वह सुधर जाती है और अभियुक्त के फेवर में निर्णय जो है वह आ सकता है। तो ये आज हमने चर्चा की साक्षी गवाह के शील के प्रावधान के बारे में और दांडिक मामलों में अभियुक्त के शील और सिविल मामलों में पक्षकारों के शील के साक्ष्य की विसंगति होने के बारे में। अगले वीडियो में हम साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।